अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। हम लोगों ने आज जो सीरीज स्टार्ट करनी है वो है प्लाज्मा फिजिक्स से रेलेवेंट। जो प्लाज्मा फिजिक्स है ये हम लोगों ने ग्रेजुएशन के अंदर जो बेसिकली हम तो इसकी एक डेफिनेशन जो होती है वो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। जब से हमने साइंस रखी होती है 9th क्लास से, तब से हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर इसको ज़रा डीप स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एफ जैन की एक बुक है। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और मेन इंपॉर्टेंट जो है वो उनको फर्स्टली डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम फर्दर लाइन वाइज चलते रहेंगे। तो आज जो हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा। एफ जैन का ये पहला चैप्टर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है वो हमने यूनिवर्स को देखना है। अब यूनिवर्स क्यों? हमारी पूरी जो यूनिवर्स है ना उसके अंदर 69% जो है वो डार्क एनर्जी है, यानी कि उसकी कंपोजिशन में आ रहा है 69% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है और 1% जो है वो नॉर्मल मैटर है। या आप लोगों को जो नज़र आ रहा होता है जो विजिबल पार्ट है किसका? यूनिवर्स का। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, स्काई। स्काई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने एक 9th क्लास का जब हम फिजिक्स रखते हैं ना तो हमने एक प्लाज्मा का नाम सुनते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग उसको डिस्कस करने लगे तो व्हाट इज फोर्थ स्टेट, हम उसे फोर्थ स्टेट क्यों कहते हैं, यानी आयोनिक स्टेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली है क्या? इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सॉलिड, ये हमारे पास है लिक्विड, ये हमारे पास क्या है? इसको हम लोग कह देते हैं गैस, ये वाली है। और ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा। अब ये बनता कैसे है? देखें, जहाँ भी मेल्टिंग हो रही है, जब भी सॉलिड को हीट किया जाता है, जब भी हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेल्ट होता है और क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। जब हम लिक्विड को फर्दर क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या बनता है? वेपोराइज होता है और गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर हम गैस को भी प्रेशर दें तो ये क्या करता है? ये एक आयन बन जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर ये मैंने एक छोटा सा एक शेल बनाया। मैंने क्या किया, इसको मैंने हीट जो है वो इसको दी और ये क्या हुआ, इसका ब्रेक हुआ और हमारे पास ये जो आयन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ? बाहर निकल गया और इसने क्या चार्ज ले लिया? नेगेटिव। और इसके ऊपर जो चार्ज आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने जो पॉजिटिव हैं ये हमारे पास आयन होंगे और जो नेगेटिव हैं ये हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो ये होता है, हम इसको कहते हैं ये चौथी स्टेट है। ये फर्दर आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाट इज प्लाज्मा। अब मैंने इसी को ही थोड़ा सा डिफाइन करके लिखा है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी सॉलिड को गर्म किया जाता है, इट बिकम्स अ लिक्विड। ये क्या करता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? लिक्विड टर्न्स इनटू गैस। जब हम फर्दर हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? गैस में कन्वर्ट। फर्दर हीटिंग द गैस आयोनाइज इनटू प्लाज्मा। और ये क्या बन जाता है? जो गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये नीचे मैंने दो लिखी हैं, आइंस और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रॉम द आउटमोस्ट शेल, यानी कि बाहर वाला जो शेल है वो एक्सटर्नल या वैलेंस शेल हम उसे कहते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, इसके अंदर से जब भी न्यूक्लियस से आउट द न्यूक्लियस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लीव करता है द वैलेंस शेल एंड बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन लीविंग, तो ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव में, तो फिर उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो कौन सा हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम उसे क्या कहते हैं? आयन कह देते हैं। समझ आ गई कि नहीं? अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, जिसको नहीं है वो भी इसको रिकॉल याद कर ले, जिसको पता है वो रिकॉल कर ले। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैस होता है कम, लेकिन आयन का मैस क्या होता है? ज़्यादा। हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं किससे? फार्मूला मैस से। जो आयन का मैस कैलकुलेट हो रहा होता है वो किससे हो रहा होता है? फार्मूला मैस से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो हमें ऑलरेडी पता है, 9.1093 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg किलोग्राम। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे भाई यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। अब ये जो एग्जांपल्स है ना,
ये वाली प्लाज्मा हमेशा किसके अंदर, किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, वैक्यूम के अंदर। अगर ये वैक्यूम में नहीं होगा, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि प्लाज्मा जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो प्लाज्मा जो है वो हमेशा वैक्यूम की फॉर्म में मोस्टली जो है ना, मोस्टली केसेस के अंदर हमारा प्लाज्मा जो होता है वो वैक्यूम के अंदर ही होता है। क्यों? उसकी रीजन ये है, अगर वैक्यूम के अंदर नहीं होगा तो दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिलके और उसके ऊपर फोर्स लगे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं अभी यहाँ से जो है चीज़ें कुछ रेज करूंगा, उसको मजीद फर्दर हम इसको जो है वो इसी लेक्चर में समझते हैं। तो ये जो है, ये हमारे पास ये जितनी एग्जाम्पल है, ये वाली, ये हमारे पास किस में है, स्पेस के अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेलर इंटीरियर्स एंड एटमॉस्फेयर्स, ठीक है, उसके बाद गैसियस नेब्यूलाज, उसके बाद एंटायर गैलेक्सीज एंड स्टार्स, इसके अलावा और बहुत सारी। क्यों? ये सारी हमारी किस में आ रही होती है, यूनिवर्स के अंदर आ रही होती है। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल है। अब प्लाज्मा ऑन अर्थ, प्लाज्मा कैसे जनरेट हो रहा होता है, बेसिक हमारे पास ये लाइटनिंग बोल्ट्स, ठीक है। अब लाइटनिंग बोल्ट्स जो होते हैं, यानी कि जिसको आप कहते हैं बिजली, ठीक है, वो कैसे बन रही होती है, वो जो हमारे चार्जेस होते हैं उसी का ही एक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग बोल्ट्स हो रहे होते हैं। फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, जैसे हम लोग लाइट्स देखते हैं उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्लोरिसेंट ट्यूब्स। उसके बाद अरोरा बोरियालिस, ठीक है, ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये ग्रीन से कलर की एक लाइट यहाँ पे आप लोगों को एक तस्वीर भी नजर आ रही होगी उसके अंदर। उसके बाद प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी जो है ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी, प्लाज्मा फिजिक्स, जिसके अंदर यूज हो रही होती है। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो यहाँ तक इसको समझा। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ कि प्रॉपर्टीज क्या है। अभी मैं डेफिनेशन पे डायरेक्ट नहीं जा रहा, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन हो रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर परवेसिव होता है इसके अंदर, परवेसिव यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वसी होती है, परवेसिव मीन वसी, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इंटरेक्ट थ्रू लॉन्ग रे। अब ये जो है ना हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कर देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा मैं ना, बाकी चीज़ों का तो आपको पता होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आप लोगों को जो है वो लेक्चर, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा। जब हम इसको कवर करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आता है जी हाई एनर्जी, उसके बाद कंडक्टिविटी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव टू मैग्नेटिक फील्ड है, हाई टेम्परेचर, मोशन स्टेबिलिटी, कन्फाइनमेंट, डायनामिक्स एंड नॉन लीनियर। अब डायनामिक्स के अंदर अगर हम देखें ना तो ये हम इसको स्टडी तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप इसको ना फ्लूइड डायनामिक्स आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब फ्लूइड डायनामिक्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, हम जिस तरह प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड प्लाज्मा डायनामिक्स को हम ऐड करते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। नॉन लीनियर होती है, ठीक है, ये लीनियर नहीं होता। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो इसको पीछे करके वीडियो को एक बार लाजमी देखें, ताकि हम लोग आगे फर्दर जो है वो प्लाज्मा। तो ये हमारे पास, हम इसको ये भी कह सकते हैं वाई वो स्टडी प्लाज्मा, हम इसको ये भी डिस्कस कर सकते हैं हम प्लाज्मा को क्यों स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग आगे लिख भी ले तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज प्लाज्मा, कि बेसिकली प्लाज्मा की एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना वो क्या है। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये अब एक छोटा सा बच्चों वाला रह गया, इसको तो हम लोगों ने छोड़ दिया ना। What is plasma? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा is a quasi-neutral gas of charge and neutral particles which exhibits collective behavior. अब जिनको मैंने किया है ना बादल की शक्ल में, या जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन के अंदर। अब वो डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सवाल ये है हमारे पास। डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बेसिकली है क्या, समझ आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे जो है वो ये रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट जो है वो रेस करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्वाजी न्यूट्रल समझाता हूँ, कलेक्टिव बिहेवियर समझाता हूँ, एंड देन हम लोग जो है वो इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को ये वाली चीज़ बतानी, तो फटाफट से मैं जो है वो इसको रेस करता हूँ। रेस करके तो उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाऊँ। अच्छा जी, अब हमारे पास व्हाट इज क्वाजी न्यूट्रल गैस, कि क्वाजी न्यूट्रल, अब देखें ना एक गैस है, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जैसे हमने एक शेल को ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक शेल है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाली साइड के ऊपर निकला, इसने यहाँ पे, और ये हमारे पास पॉजिटिव रह गया। अब ये क्वाजी न्यूट्रल का क्या मतलब, अगर तो सिंपल गैस है उसके अंदर क्या है, ये
वैलेंस शेल कंप्लीट है तो हमने उसको क्या कह दिया, गैस कह दिया। अगर वो रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन तो वो किस में चला जाएगा, क्वाजी न्यूट्रॉन में। तो क्या कहते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा। ये क्या है, प्लाज्मा की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द टेंडेंसी टू बैलेंस, जिसके अंदर वो क्या करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन द मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम एलिमेंट। इसके अंदर क्या है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर ऑल द प्लाज्मा रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन के तौर पर भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखिए जरा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल हो नंबर ऑफ आयन। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये क्वाजी न्यूट्रल को फॉलो कर रहा है। क्वाजी न्यूट्रल हमेशा गैस के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, डेट शीट, बात खत्म होगी, इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, सुकून से उसको हम कह देते हैं गैस। अगर उसके अंदर चार्जेस तो हों, अगर उसके अंदर क्या हो, चार्जेस तो हों, लेकिन वो दोनों जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव दोनों चार्जेस उनके नंबर सेम हो, बराबर हो, तो फिर ये जो क्वाजी न्यूट्रल प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स न्यूट्रल रखती है प्लाज्मा को। ये थी उसकी क्वाजी न्यूट्रल प्रॉपर्टी, किसकी, प्लाज्मा की क्वाजी न्यूट्रल गैस प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं कलेक्टिव बिहेवियर की तरफ। कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ना, कि व्हाट इज कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, अच्छा अब हम यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, ये एलिमेंट्स या एटम्स बना देते हैं। ये हमारे पास एक है, मैंने इसको बना दिया, दूसरा इसको बना दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। अच्छा ये सारे रैंडम है, ऐसे ही है ना। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, जिसके अंदर कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है, कलेक्टिव बिहेवियर है कि इसके अंदर जब तक हम यहाँ से फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये आगे की तरफ मूव ही नहीं करेगा। और अगर फर्ज करें यहाँ पे लग गया तो ये या तो इधर को जाएगा या इधर को जाएगा या इधर को जाएगा, और फिर ही आगे से आगे मोशन होगी। ऐसा ही है ना इलेक्ट्रॉन। लेकिन कलेक्टिव बिहेवियर प्लाज्मा के अंदर चूंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हों तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके गिर्द कोई ना कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। जैसा कि हमें मैक्सवेल ने बताया था, डेल क्रॉस ई बराबर होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अंदर माइनस बी माइनस पार्शियल टी इसके बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ये मोशन है करता रहेगा, ठीक है। तो कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, प्लाज्मा हैज अ चार्ज पार्टिकल व्हेन दे मूव, जब ये मूव करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन ऑफ द चार्जेस। अब जो चार्जेस की मोशन है, याद है मैंने आप लोगों को एग्जांपल के अंदर बताया था कि लाइटनिंग हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है जब उसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे होंगे, मोशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस करंट, वो करंट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड, और क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल द पार्टिकल्स आर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसके ऊपर है चार्ज तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके गिर्द के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मेरा प्रॉपर लेक्चर है, अगर आप लोग ने, या सेकंड ईयर में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। और उसके बाद कहता है हैंस बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, दिस नोन एज कलेक्टिव बिहेवियर। इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर कह रहे होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या है प्लाज्मा, क्या है, क्वाजी न्यूट्रल को फॉलो करें, यानी कि उसके जो चार्जेस हैं वो क्या रहे, यहाँ में लिखना, चार्जेस क्या रहे, रिमेन्स कांस्टेंट, या प्लाज्मा जो है वो कांस्टेंट रहे। और कलेक्टिव बिहेवियर क्या है, किस वजह से होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनकी मोशन हो रही होती है। तो दिस इज प्लाज्मा। अब अगर हम लोग सोचे, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन जो है ना, यानी कि लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर उसको डिस्कस किया, कूलम लॉ को। अब कूलम लॉ के अंदर हम लोगों ने कूलम फोर्स को डिस्कस किया, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किया। पुराना लेक्चर एक बार रिवाइज कर लें अगर आप लोगों को नहीं है तो। हम लोगों ने देखा कि अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो उसके बटे में भी आर स्क्वायर आता है, जो मैसेज के दरमियान हो रही होती है। अगर हम लोग देखें चार्जेस के दरमियान अगर हो रही है तो उसके बटे में भी आर स्क्वायर आ रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, फर्ज करें कि दो ये मैसेज हैं और ये दोनों दूर हैं, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे दीज फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
ऐसा ही है। लेकिन प्लाज्मा के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लाज्मा के अंदर लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन हो रहे होते हैं और उसके अंदर दूर दूर जाके भी उनके अंदर मोशन हो रही होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, या आप लोग पहले एटम्स की या एलिमेंट्स की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर लॉन्ग रेंज जो है वो इफेक्ट नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने, तो इनके दरमियान में जो है ये वाली फील्ड होनी ही होनी है। मैं इसको कह देता हूँ बी है, ये इसको कह देता हूँ ए है। तो इन दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो होना ही होना है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेक्ट थ्रू लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन, ये लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को ये इक्वेशन बता रही होगी, ठीक है। तो आज लोगों का आज का जो लेक्चर था वो ज़्यादातर ये इंट्रोडक्शन के ऊपर ही था। ये कोई इतना जिसे कहते हैं कोई लेंथी लेक्चर नहीं था या कोई समझाने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने बोर्ड पहले से रेडी कर लिया। तो एक ये वाला वर्ड हमारा रहता था, ये एक ग्रीक वर्ड है क्योंकि प्लाज्मा जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। तो जो जो प्लाज्मा है वो हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड से निकला है। अब ये किसने बताया, मैं ज़रा इसको भी इरेज करता हूँ तो इसकी प्रॉपर एक वे के अंदर इसको मैं बताता हूँ कि आप लोग जो एक जो इंट्रोडक्शन है, चले हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन था ना वो हमारे पास जो अरिस्टोटल था ना, उसने बहुत अरसा पहले यानी कि 300s के अंदर उसने बता दिया था अरिस्टोटल ने कि ये जो लिक्विड सॉलिड और गैस, इन तीन के अलावा हमारी जो यूनिवर्स है ना उसके अंदर कोई चौथी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। वो चौथी चीज़ क्या है, उसके ऊपर गोल्डस्टीन ने भी काम किया, उसके ऊपर उन्होंने भी काम किया, जे थॉमसन ने भी काम किया, ठीक है। तो मैं ये सारी हिस्ट्री जो है वो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे एक बार लिख के बता देता हूँ विद आप लोगों को ईयर्स के अंदर भी, ताकि अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है वो भी आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। मैं फटाफट से ये रेज करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना हमारे पास, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा एटास्टोस, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्रिएचर, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ना यानी कि इसकी हिस्ट्री के अंदर एंडियर मेरे एम्पेयर जो था इसने 1920, वैसे तो अरिस्टोटल का मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, लेकिन जो एंडियर मेरे एम्पेयर था ना उसने 1820 के अंदर जो है वो इसको प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। फिर इसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए विलियम क्रोक्स और जे थॉमसन, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसके अंदर से ये दोनों ने जो है वो फिर इसी के ऊपर ही काम किया, ठीक है, 19। और उसके बाद जो है ना एर्विंग लैंगमियर, यहाँ पे एम आना था सॉरी, लैंगमियर और हैंस एल्फेन ने 1920 के अंदर से 1920 से लेके 1940 तक जो है वो इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था, ठीक है। और यही वाली जो है इन्हों की ही दी हुई जो अब हम लोगों ने आगे क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करना, यही लेटेस्ट है। उसके बाद एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, हम इससे एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। स्पेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे यूनिवर्स है, तो स्पेस जो है उसको एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे लिख भी सकते हैं थिन फिल्म अगर हमने बनानी हो किसी भी चीज़ के ऊपर, या डेपोजिशन के लिए हम लोग कर रहे हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसकी समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है साहा इक्वेशन के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर हमारी जो थ्योरी थी वो थोड़ी थी, बाकी जो है वो कैलकुलेशन ही हुआ करेंगी। तो हम उसको साथ साथ जो है वो आप लोगों ने अपने नोट्स भी बनाने, जहाँ पे नहीं समझ आती है, जो आप लोगों को कहा जाता है कि आपने खुद करना है, तो उसको जो है वो आप लोग अपडेट रहेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ आती रहेगी। लेकिन एक सीरीज़ के साथ आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।